गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पर्यावरण भूगोल की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए ग्लोबल वार्मिंग के बारे में अध्ययन करेंगे। ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है? यानी भूमंडलीय तापन, यानी पृथ्वी का गर्म होना। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके लिए कौन कौन से कारक या जो तत्व है उत्तरदायी हैं, जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने के लिए मुख्यतः योगदान देते हैं, या इसके क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, या इसके जो प्रभाव क्या है जिसके कारण अगर ग्लोबल वार्मिंग होगा तो पृथ्वी का जो असंतुलन किस प्रकार बिगड़ेगा। तो अपन इसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग यानी जो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। ग्लोबल वार्मिंग का अगर सामान्य या अगर शाब्दिक अर्थ की बात की जाए तो पृथ्वी के तापमान का लगातार या निरंतर बढ़ता रहना। अब ये निरंतर किससे बढ़ेगा? कुछ ऐसी गैसें हैं, कुछ ऐसे तत्व हैं, कुछ ऐसे कारक हैं। जैसे अपन बात करते हैं जैसे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो मुख्यतया उत्तरदायी है CO2। इसके अलावा CH4 यानी मीथेन गैस। फिर आपके आती है CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर आपके आती है एक और जो जल वाष्प, यानी ये जो गैस हैं ये जो भूमि के तापमान को लगातार वृद्धि करने के लिए उत्तरदायी या प्रमुख गैसें मानी जाती है। जिस प्रकार अपन कह सकते हैं कि जो पृथ्वी पर जो सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं, लघु किरणें, उनसे जितना धरातल सामान्य तौर पर गर्म नहीं होता है, लेकिन जब पृथ्वी के धरातल से टकराकर जब वापस सूर्य की किरणें दीर्घ तरंगों के रूप में अगर वापस वायुमंडल की ओर आगे बढ़ती है, तो वायुमंडल की ओर आगे बढ़ने के कारण जहां पर वायुमंडल में उपस्थित CO2, CH4, CO और जल वाष्प जैसी कई सारी जो गैसें होती हैं, जो इन दीर्घ तरंगों को वापस वायुमंडल से बाहर नहीं जाने देती हैं और उन्हीं को वहां पर ये गैसें अवशोषण कर लेती हैं उन किरणों का, और इन किरणों के अवशोषण के कारण ये पृथ्वी के निचले धरातल पर ही अपने तापमान को बनाए रखती हैं, और इनके अवशोषण के कारण जो पृथ्वी के धरातल है उनका तापमान बहुत सारा बढ़ जाता है, और इनके बढ़ने के कारण पृथ्वी के धरातल पर जो असंतुलन होता है उसी को अपन कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग या भूमंडलीय तापन यानी पृथ्वी के औसत तापमान का निरंतर वृद्धि हो जाना, औसत तापमान का पृथ्वी के औसत तापमान का निरंतर वृद्धि हो जाना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। यानी भूमि का गर्म होना, अपन सामान्य भाषा में कहेंगे तो भूमि का गर्म होना। फिर अपन बात करते हैं इसके लिए जो गैसें हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, फिर आती है CH4 यानी मीथेन, और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर अपन बात करते हैं जल वाष्प यानी जल वाष्प गैस है। अब होता क्या है, ये अपन का सूर्य, ये सूर्य से जो किरणें पृथ्वी के धरातल की ओर आती है, ये वाली किरणें, इनको अपन कहते हैं लघु विकिरण या लघु किरणें कहते हैं। तो जब ये वायुमंडल से आती है तो वायुमंडल इतना गर्म नहीं होता है, लेकिन जब ये वायुमंडल से पृथ्वी के धरातल पर टकराएगी और टकराकर जब ये वापस दीर्घ तरंगों के रूप में जाती है, दीर्घ तरंगों के रूप में जब ये जाती है, तो यहाँ जो पृथ्वी का जो वायुमंडल है, पृथ्वी के वायुमंडल में जो उपस्थित गैसें होती हैं, जैसे ये सारी गैसें उपस्थित गैसें हैं, ये जो गैसें हैं यानी CO2, CH4 और CFC, CO और जल वाष्प, ये गैसें इन तरंगों का क्या कर लेती है? अवशोषण कर लेती है। इन तरंगों का क्या कर लेती है? अवशोषण कर लेती है, और इनको यहीं पर बनाए हुए रखती है निचले धरातल पर, पृथ्वी के निचले वायुमंडल पर इनको बनाए हुए रखती है, यानी सौरमंडल की निचली परत में। और यहाँ का जो तापमान है फिर क्या हो जाता है? यहाँ का तापमान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। यहाँ का तापमान अधिक हो जाएगा। तो अधिक होने के कारण ये क्रिया होती है जिसको अपन ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या होगा, जैसे पृथ्वी का जब अगर तापमान बढ़ जाएगा उसके कारण जलवायु परिवर्तन होगा, यानी
अगर तापमान बढ़ेगा तो वास्तविक तौर पर जो पृथ्वी के तापमान में अगर लगातार इस प्रकार वृद्धि होती रही तो जलवायु परिवर्तन होना एक आम बात है और ये विश्व लेवल पर एक वैश्विक समस्या बन गई है। जो जलवायु परिवर्तन या ग्लोबल वार्मिंग है ये एक वैश्विक समस्या है। ये क्या है? वैश्विक समस्या है। और जो वर्तमान में इसके कुछ देश हैं, विकासशील देश और विकसित देश, जो कार्बन की मात्रा का उत्सर्जन इतना अधिक कर रहे हैं कि जो वायुमंडल अधिक से अधिक प्रदूषित होता जा रहा है और उस प्रदूषण के कारण या इन कार्बन उत्सर्जन वाली गैसों के कारण जो पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है। तो इसमें सबसे पहले बात की जाए वर्तमान में जो चीन है, जो कार्बन उत्सर्जन में नंबर 1 है। अगर अपन इसकी बात की जाए उत्पादन में अलग है या उत्पादकता प्रतिशत में अलग है, तो अपन उत्पादन की बात करते हैं तो चीन इसमें सबसे नंबर 1 पे है। और फिर बात की जाए भारत की तो भारत है 4थे स्थान पर। भारत है आपका 4थे स्थान पर जो कार्बन उत्सर्जन करने में है। अब अपन बात करते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग तथा ग्रीन हाउस की प्रमुख, जो ग्लोबल वार्मिंग कहो चाहे ग्रीन हाउस की कहो, ये जो प्रमुख और प्रमुख दोनों के लिए जो उत्तरदायी गैस है, सबसे महत्वपूर्ण गैस है, इसको अपन कहते हैं CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2 सबसे महत्वपूर्ण गैस है। फिर बात करते हैं कि इस वैश्विक तापमान यानी पृथ्वी के तापमान से बढ़ने से क्या क्या परिणाम होंगे, यानी क्या क्या कारण हो सकते हैं इनके बढ़ने से। तो सबसे पहला कारण, किसके कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा? एक तो हो गई ये गैस है। अभी ये गैस है, सबसे पहला कारण है औद्योगिकरण। जैसे बड़े बड़े उद्योग धंधे, फैक्ट्रियां, मिल वगैरह हैं या बड़े बड़े कारखाने वगैरह, जहां पर ईंधन के लिए जो प्रयुक्त लिए जाते हैं, जो कोयला वगैरह, उनसे जब जीवाश्म या जब कोयले का ईंधन का प्रयोग किया जाएगा तो वहां से जो कार्बन उत्सर्जन होता है, उस कार्बन उत्सर्जन के कारण जो पृथ्वी का धरातल है या वायु में का जो प्रदूषण है वो या उसके तापमान में लगातार वृद्धि होगी इसके कारण। दूसरी बात करते हैं वनों के विनाश। वनों के विनाश यानी अपन ज्यादा से ज्यादा अगर वनों का विनाश होगा तो जो धरातल या पृथ्वी के धरातल पर जो फैली हुई है CO2 की मात्रा यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, तो उसका अवशोषण कौन करेगा? अभी अपन जैसे एक बात बताते हैं कि जो मानव द्वारा जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब छोड़ा जाता है और O2 यानी ऑक्सीजन को ग्रहण कर लिया जाता है, तो जो CO2 को अपन छोड़ते हैं, इसको क्या करते हैं, जो पेड़ पौधे हैं ये अवशोषण कर लेते हैं और ये पेड़ पौधे अवशोषण करके CO2 और O2 का जो ये है पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखते हैं। इसका क्या करते हैं, संतुलन बनाए। अपन छोड़ते हैं, मनुष्य छोड़ता है CO2 को और पेड़ पौधे ग्रहण कर लेते हैं, तो पृथ्वी पर संतुलन बना रहता है। लेकिन जब पेड़ पौधों को अपन नष्ट कर देंगे, वनों का विनाश कर देंगे, तो ये समस्या आम बात हो जाएगी। फिर इनको ग्रहण करने वाला, अवशोषण करने वाला कोई नहीं रहेगा। अगली बात करते हैं जीवाश्म ईंधन हो गए। फिर बात करते हैं फ्रिज और एसी, यानी जो फ्रिज और एसी में जो अपन कार्बन युक्त जो गैसें काम में ले रहे हैं, अगर ये इसी प्रकार अगर रोज गैसें या इसी प्रकार गैसें यही गैस अगर काम में ली जाए तो कार्बन के उत्सर्जन की मात्रा ज्यादा होगी और जो पृथ्वी का तापमान है इन गैसों के कारण बढ़ता जाएगा। तो ये हो गए कि कुछ कारण है कि जिनके कारण अभी CO2 की मात्रा में लगातार वृद्धि हो रही है। अब अपन बात करते हैं कि इनके क्या परिणाम होंगे या इनके क्या दुष्परिणाम होंगे अगर अपन ये करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जो हिमनद है, जो ग्लेशियर है, जो अपन के बड़े बड़े जो बर्फ के पर्वत है, अगर बर्फ के पर्वत अगर पृथ्वी के तापमान में लगातार वृद्धि हो जाने से जिस दर से अभी वो पिघल रहे हैं उनकी दर बढ़ जाएगी, पिघलने की दर बढ़ जाएगी। और इस पिघलने की दर के बढ़ने के कारण इन हिम या ग्लेशियर के पिघलने से क्या होगा, समुद्र जल का स्तर ऊपर उड़ जाएगा। जब समुद्र का जल स्तर ऊपर उठेगा तो बहुत सारी घटनाएं होगी, यानी जो द्वीपीय देश है वो जलमग्न हो जाएंगे और उन द्वीपीय देशों में बाढ़ की स्थिति आ जाएगी, जलमग्न हो जाएंगे। वहां की पेड़ पौधे, वहां की वनस्पतियां, वहां के जीव जंतु, वहां की कृषि फसलें, वहां जन धन बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि जब तापमान बढ़ेगा तो पहला कारण है बर्फ पिघलेगी, समुद्र जल स्तर ऊंचा होगा,
द्वीपीय जो देश है वो सभी जलमग्न हो जाएंगे और मछली उत्पादन पर भारी प्रभाव पड़ेगा, धन हानि होगी और कृषि योग्य जो भूमि है समुद्र तटीय क्षेत्रों में वो पूरी विनाशित हो जाएगी, जलमग्न हो जाएगी और फसलें नष्ट हो जाएगी। इस प्रकार ये पहला मेन कारण है। अब दूसरा पढ़ते हैं कि वर्षा की मात्रा में वृद्धि व कमी। अगर तापमान इस प्रकार बढ़ता तो जलवायु परिवर्तन होगा, तो जलवायु परिवर्तन में जो ताप दाब आर्द्रता व जो सारी जो परिवर्तन है वो होते रहेंगे। तो इस प्रकार जो वर्षा की मात्रा में कभी ज्यादा होगी कभी कम होगी, तो इसमें कमी और वृद्धि का जो निरंतर है वो हमेशा बना रहेगा, कभी ज्यादा हो जाएगी कभी कम हो जाएगी, अतिवृष्टि और अनावृष्टि दोनों, ये बात होगी वर्षा में। फिर अपन बात करते हैं वनस्पति क्षेत्रों में परिवर्तन। वनस्पति क्षेत्रों में परिवर्तन कैसे होगा? अगर जहां पेड़ पौधे अभी सदाबहार पेड़ पौधे, वहां अगर वर्षा की कमी हो जाएगी तो वो पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे। जहां मरुस्थलीय पेड़ पौधे हैं वहां कहीं वर्षा की मात्रा बढ़ जाएगी तो वहां हरे भरे पेड़ पौधे हो जाएंगे। इस प्रकार जो वनस्पति में भी परिवर्तन होगा और वर्षा की कमी और वृद्धि के कारण कई सारे पेड़ पौधे वनस्पतियां नष्ट हो जाएगी, ये भी प्रभाव पड़ेगा। कई अतिवृष्टि से जो पेड़ पौधे हैं वो नष्ट हो जाएंगे, कोई अनावृष्टि के कारण जो पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे और नवीन प्रजातियां, जो पौधों की नवीन प्रजातियां, उनका विकास नहीं होगा। अगली बात करते हैं अपन बीमारियों के स्तर में वृद्धि। अगर जलवायु परिवर्तन होगा तो हमेशा जलवायु परिवर्तन होता है, अपन कहते हैं मौसम परिवर्तन होता है तो भी बीमारी आना शुरू हो जाती है। तो विश्व स्तर पर अगर जलवायु परिवर्तन होगा तो नई नई तरह तरह की बीमारियां भी उत्पन्न होगी और इससे मानव को जन धन हानि हो सकती है, सबसे बड़ा। फिर अपन बात करते हैं जैव विविधता को खतरा। जैव विविधता को कैसे खतरा? जैसे अगर जलवायु परिवर्तन होगा तो जो जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, मानव है, इन सब पर जो ताप दाब है, जैसे शीत ध्रुवीय प्रदेश है, ध्रुवीय प्रदेशों का तापमान अभी -5 डिग्री है। अगर ये ताप परिवर्तन ऐसे बढ़ता रहा तो अगर 2 डिग्री हो गया तापमान, यानी कम हो गया, तो वहां पर जो जीव जंतु रहने वाले, पेड़ पौधे रहने वाले, वो सभी नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो -5 डिग्री के आदि है, अनुकूल है। जब -2 डिग्री हो जाएगा तो 3 डिग्री माइनस कम हो जाएगा तो तापमान, तो उसके कारण जो वहां पर की है जो जैव विविधता है उसको बड़ा खतरा है। और जैसे मान लो मरुस्थलीय क्षेत्र का तापमान अगर 45 से लेकर 50 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, अगर वहां का तापमान अगर 55 डिग्री हो जाए तो वहां पर भी जो पेड़ पौधे हैं वो भी नष्ट हो जाएंगे, वहां की पेड़ पौधे, वनस्पति, जीव जंतु सारे नष्ट हो जाएंगे। तो जैव विविधता को भी सबसे बड़ा खतरा। और अगर समुद्र का जल स्तर या उनका समुद्री तापमान अगर बढ़ जाएगा तो वहां जो मछलियां हैं, जो समुद्री जीव है, प्रवाल है, वो सारे नष्ट हो जाएंगे और पानी भी प्रदूषित हो जाएगा। ये इस प्रकार अपन कह सकते हैं इसके भी दुष्परिणाम हमने पढ़े। अब अपन बात करते हैं इसके उपाय की, यानी जो अपन ग्लोबल वार्मिंग इसको रोकने के क्या क्या उपाय। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं जीवाश्म ईंधन का कम से कम प्रयोग करना, यानी जो अपन कोयला वगैरह जो जीवाश्म ईंधन है, जो ईंधन के रूप में काम लेते हैं, इसका कम से कम प्रयोग हो ताकि इसको अपन रोक सके, कार्बन उत्सर्जन को। इसकी जगह कोई वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग किया जाए, जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जिससे प्रदूषण बिल्कुल कम होता हो। ऐसे स्रोतों या ऐसे ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग वैकल्पिक तौर पर किया जाना चाहिए। फिर दूसरी बात करते हैं अपन वृक्षारोपण। दूसरा मुख्य कारण है कि अगर ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण किया जाए तो जो मानव द्वारा या जो कृत्रिम रूप से जो कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, अगर वृक्ष ज्यादा से ज्यादा होंगे तो कार्बन की जो उत्सर्जन की क्षमता है उसको पेड़ पौधे क्या कर लेंगे, CO2 का अवशोषण कर लेंगे और पृथ्वी पर CO2 और O2 का संतुलन बना रहेगा। मानव अगर CO2 का छोड़ेगा, उत्सर्जन करेगा, तो पेड़ पौधे उसको ग्रहण कर लेंगे, अवशोषण कर लेंगे, तो इस प्रकार संतुलन बना रहेगा। अगली बात करते हैं CO2 का प्रयोग कम से कम हो, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसका प्रयोग कम से कम होना चाहिए और इसकी जगह वैकल्पिक स्रोत के तौर पर दूसरी गैसों का प्रयोग किया जाना चाहिए, जिस कारण ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, पृथ्वी का जो तापमान है वो धीरे धीरे कम होना चाहिए। अगली बात अपन करते हैं कि इस प्रकार जो ऊर्जा के स्रोत हैं, नए नए जो ऊर्जा के स्रोत हैं, उनका चयन करना चाहिए और उनको बढ़ावा देना चाहिए। जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल ऊर्जा है,
इनको, या जो पृथ्वी से आने वाली भूतापीय ऊर्जा है उनका प्रयोग, या ज्वारीय ऊर्जा है उनका प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा किया जाना चाहिए बड़े बड़े उद्योग धंधों में, ताकि CO2 की मात्रा में कमी की जा सके। मुख्य कारण है CO2 का बढ़ना, और अगर इसी को कम कर दिया जाएगा तो ये मुख्य उपाय हो जाएगा। इस प्रकार आज हमने पढ़ा कि भूमंडल या ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, यानी लगातार पृथ्वी का तापमान और किससे बढ़ता है, जो प्रमुख गैस है, और इसके जो परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, या इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, या इसके क्या क्या उपाय हो सकते हैं। इस प्रकार आपको ध्यान रखना। ओके, थैंक यू।